कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्रव्यों के तापीय गुण का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि तापीय प्रसार ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम तापीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, जब ठोस की सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है तो इसमें अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो इन अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है और इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण ये अपने आसपास स्थित अणुओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामान्य अवस्था की तुलना में अणुओं के मध्य की बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है और जो पदार्थ होता है वो फैल जाता है। इसे ही हम ठोस की ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, ठोसों का प्रसार 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है ठोस का रेखीय प्रसार, दूसरा है ठोस का क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है ठोस का आयतन प्रसार। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोसों का रेखीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी तार या छड़ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से यह तार अपनी लंबाई के अनुरूप प्रसारित होता है और इसे ही रेखीय तथा अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है कि जब हम गर्मी में 2 खंभों के मध्य लटके तारों को देखते हैं तो गर्मी के समय ऊष्मा पाकर रेखीय प्रसार के कारण जो तारें होती हैं वो अधिक लंबी हो जाती हैं और अधिक लटक जाती हैं। मतलब यदि किसी तार की लंबाई L है जो ऊष्मा T पाकर फैल जाता है, जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, तो इसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। मतलब लंबाई में परिवर्तन बराबर है अल्फा L T, जहां पर अल्फा तार या छड़ के पदार्थ का रेखीय गुणांक प्रसार कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ठोस का क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उस ठोस की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है, अर्थात 2 विमाओं में प्रसार होता है, तो ऐसे प्रसार को हम ठोस का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी धातु की बनी चादर को गर्म किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है। मतलब यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल A है जिसको T पर गर्म करने से इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब क्षेत्रफल में प्रसार बराबर है बीटा AT के। मतलब यहाँ पर जो बीटा है वो है ठोस के पदार्थ का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ठोस का आयतन प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई मतलब तीनों में प्रसार हो तो इस प्रकार के प्रसार को ठोस का आयतन प्रसार कहते हैं। अर्थात गर्म करने से ठोस के आयतन में प्रसार होता है।
उदाहरण के तौर पर जब किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि अर्थात प्रसार हो जाता है। माना किसी ठोस का आयतन V है, जब इसे T ताप पर गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में जो प्रसार होता है वो होता है गामा VT, जहां पर गामा को ठोस का पदार्थ का आयतन प्रसारण गुणांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। दोस्तों, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों, हमने पहले यह तो पढ़ लिया कि ऊष्मा और ताप में अंतर क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऊष्मा और ताप में आपस में क्या संबंध होता है। दोस्तों, ऊष्मा तथा ताप का संबंध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जो कि है Q बराबर C m डेल्टा T, जहां पर Q ऊष्मा है, T तापमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है और C विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो जितनी ऊष्मा दी गई है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अर्थात अगर m बराबर है 1 तथा T बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस के तो Q बराबर होगा C के। इसका SI मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। इसके अलावा इसका SI मात्रक कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। यही कारण होता है कि विशिष्ट ऊष्मा के अध्ययन में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत महत्व रखता है। कभी कभी हम विशिष्ट ऊष्मा को ऊष्मागतिकी भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी पदार्थ की क्षमता दर्शाता है। जब उसे ऊष्मा दी जाती है तो वह कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है। यदि वह ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसका तापमान अधिक तेजी से बढ़ता है, और यदि वह कम ऊष्मा प्रदान करता है, मतलब कम ऊष्मा ग्रहण करता है, तो उसका तापमान कम और धीरे से बढ़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होगा। मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ द्वारा एक दिए गए परिमाण की ऊष्मा को अवशोषित करने पर उस पदार्थ के ताप में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित करता है। एक पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। यदि Q मात्रा की ऊष्मा m द्रव्यमान के पदार्थ का ताप डेल्टा T बढ़ाती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब S बराबर है Q भाग m डेल्टा T के। मतलब Q बराबर है m S डेल्टा T के। यदि पदार्थ की मात्रा का उल्लेख द्रव्यमान m किलोग्राम में ना करके मोल माइक्रो के पदों में किया जाता है तो हम किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता प्रति मोल को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब C बराबर है S भाग म्यू के, जहां C मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। S की भांति C भी पदार्थ की प्रकृति तथा इसके ताप पर निर्भर करता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का दाब नियत रखा जाता है तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसके विपरीत यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का आयतन नियतन रखा जाता है तो इसे नियत आयतन पर
मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं और इसे सीवी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। इसी कारण से स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है तथा सिकाई के लिए उपयोग होने वाले तप्त जल थैलियों में जल का उपयोग तापक के रूप में किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होने के कारण गर्मियों में थल की अपेक्षा जल बहुत धीमी गति से गर्म होता है। फलस्वरूप समंदर की ओर से आने वाले पवनें शीतल होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। अगली वीडियो में हम ऊष्मामिति के बारे में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव, रेखीय प्रसार, बल, क्षेत्रीय प्रसार। ऊष्मा तथा ताप का संबंध किस सूत्र द्वारा दिया गया है? Q बराबर Cp डेल्टा T, Q बराबर Cm डेल्टा D, Q बराबर Cv डेल्टा T, ऊपर में से कोई भी नहीं। जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखिक प्रसार, बल, क्षेत्रीय प्रसार, ऊपर में से कोई भी नहीं। खाली स्थान की विशिष्ट ऊष्मा का मान किसी धातु से भी अधिक होता है। जल, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊपर में से कोई भी नहीं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति केजी केल्विन, न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी केल्विन। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ का तीसरा भाग समझेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे किसी संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और इसके बाद हम जानेंगे विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड यानी ज़ेनर डायोड को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, किसी संधि डायोड के VI अभिलक्षण में हम यह देखते हैं कि वह डायोड केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशिक बायसित होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होगा। डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टकरण करने में किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल A तथा B पर वांछित AC वोल्टता की आपूर्ति करती है। जब A पर वोल्टता धनात्मक होती है तो यहाँ पर लगा डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है तथा यह विद्युत धारा का चालन करता है। और जब A पर वोल्टता ऋणात्मक होती है तो डायोड पश्चदिशिक बायसित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चदिशिक बायसित होने पर डायोड अपने अंदर विद्युत चालन नहीं करता। इसीलिए AC वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध
RL से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें कोई निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अगले धनात्मक अर्धचक्र में हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। हालांकि यह निर्गत वोल्टता अभी भी परिवर्तनीय होती है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दिष्टकारी यानी रेक्टिफाइड कहलाती है। अब चूंकि हमें AC तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, अब यदि हम इस चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में 2 डायोडों का उपयोग करें, अब इन दोनों डायोडों के N फलकों को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है तथा निर्गत को डायोडों के इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के बीच प्राप्त किया जाता है। ऐसे में मान लीजिए किसी क्षण मध्य निष्कासी के A पर निवेश वोल्टता धनात्मक है। इससे यह स्पष्ट है कि इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण B पर वोल्टता ऋणात्मक होगी, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। अतः डायोड D1 अग्रदिशिक बायस होकर विद्युत चालन करता है, जबकि D2 पश्चदिशिक बायस होने के कारण चालन नहीं करेगा। अतः इस धनात्मक अर्धचक्र में हमें एक निर्गत धारा प्राप्त होती है। अब किसी अन्य क्षण पर जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाती है तो B पर वोल्टता धनात्मक होगी। इसलिए डायोड D1 चालन नहीं करेगा, लेकिन डायोड D2 चालन करेगा। इस प्रकार निवेशी AC के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी हमें निर्गत धारा मिलेगी। इस प्रकार हमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में यानी कि पूर्ण तरंग के समय निर्गत वोल्टता मिलती है। और दोस्तों, इस दिष्टकरण के लिए प्रयोग किए गए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशिक होती है, परंतु इसका मान स्थायी नहीं होता। इस वोल्टता से DC निर्गत प्राप्त करने के लिए लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक या पार्श्व क्रम में कोई संधारित्र संयोजित किया जाता है। क्योंकि ये संधारित्र अथवा प्रेरक AC उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके शुद्ध DC वोल्टता प्रदान करते हैं, अतः इन संधारित्र या प्रेरकों को फिल्टर कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसे डायोड के बारे में जानेंगे जो मूल रूप से एक संधि डायोड होता है, परंतु इसका विकास विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और इस विशिष्ट प्रयोजन के PN संधि डायोड को कहा जाता है जेनर डायोड। तो जैसा कि हमने कहा कि यह एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है और इसका नाम उसके आविष्कारक C जेनर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस डायोड को भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जेनर डायोड का प्रतीक यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों, जेनर डायोड संधि के P तथा N दोनों फलकों को अत्यधिक अपमिश्रित यानी हेवीली डोप्ड किया जाता है। इसके कारण बनने वाला हासी क्षेत्र अत्यधिक पतला यानी लगभग माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। दोस्तों, किसी जेनर डायोड का IV अभिलक्षण इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब अनुप्रयुक्त पश्चदिशिक बायस वोल्टता V जेनर डायोड की भंजन वोल्टता VZ के समान हो जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता नियत रहती है। जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों की वोल्टताओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किसी वोल्टता नियंत्रक के रूप में
जेनर डायोड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी डिस्टकारी की निवेश वोल्टता बढ़ती तथा घटती रहती है, तो ऐसा होने पर उसकी डिस्टकृत वोल्टता भी घटती तथा बढ़ती रहेगी। किसी डिस्टकारी के निर्गत से प्राप्त अनियंत्रित डीसी वोल्टता से स्थायी यानी नियत डीसी वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। किसी जेनर डायोड का उपयोग करके बनाए गए वोल्टता नियंत्रक का विद्युत परिपथ आरेख यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर किसी अनियंत्रित डीसी वोल्टता को श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध RS से होते हुए जेनर डायोड से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जेनर डायोड पश्चदिशिक बायस हो। दोस्तों, अब यदि निवेशी वोल्टता में वृद्धि होती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा में भी वृद्धि हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी जेनर डायोड के भंजन क्षेत्र में जेनर वोल्टता नियत रहती है, फिर चाहे वहां पर जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में परिवर्तन ही क्यों ना हो। तो यानी यहाँ पर भी डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई भी परिवर्तन हुए बिना ही RS के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि निवेशी वोल्टता घटती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा भी घट जाती है। जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना और यहाँ पर फिर से RS के सिरों पर विभव घट जाता है। इस प्रकार निवेशी वोल्टता में होने वाली किसी कमी अथवा वृद्धि के कारण जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि RS के सिरों पर कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमें जेनर डायोड के पार्श्वक्रम में लगे किसी लोड प्रतिरोध से नियत वोल्टता प्राप्त होती है। यानी कि जेनर डायोड इस परिपथ में एक वोल्टता नियंत्रक की भांति कार्य करता है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड यानी जेनर डायोड को। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को, जिनमें मुख्य है प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटो डायोड, इसके अतिरिक्त प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड या LED तथा फोटोवोल्टीय युक्तियों को। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। कवक, जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादों को प्रभावित करते हैं। अक्सर शस्य हानि महत्वपूर्ण होती है तथा यह हानि 20 से 30% अथवा कभी-कभी तो इससे पूर्ण हानि होती है। इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतीहार जातियों के प्रजनन तथा विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों का प्रयोग कम हो जाता है तथा उन पर आश्रितता भी घट जाती है। पोषी पादपों के प्रतिरोधकता उसकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवांशिक ढांचे द्वारा किया जाता है।
कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के उदाहरण हैं गेहूं का भूरा कीट, गन्ने का रेड रॉट रोग और आलू पेचती अंगमारी। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है क्रूसीफर का ब्लैक रॉट और तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है तंबाकू मोज़ेक और शलजम मोज़ेक वायरस। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां। प्रजनन पारंपरिक प्रजनन तकनीकों जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन द्वारा संपन्न किया जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि संकरण तथा चयन है। इसके पद अन्य शास्त्रीय लक्षणों जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि की आवश्यक रूप में समरूप है। विभिन्न पद क्रमानुसार इस प्रकार है। प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरण, संकरों का चयन, मूल्यांकन और नई किस्मों का परीक्षण तथा उन्हें उत्पन्न करना। संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ सस्य कवकों, जीवाणुओं तथा विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक होते हैं। सारणी में हम देख सकते हैं फसल जैसे गेहूं की किस्म हिमगिरी पर्ण तथा धारी कीट और हिलबर्न के प्रतिरोधक है। फसल जैसे सरसों जिसका किस्म पूसा स्वर्णिम करण राई है, ये श्वेत कीट के प्रतिरोधक है। फूल गोभी की किस्म पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन के प्रतिरोधक है। फसल जैसे लोबिया जिसका किस्म पूसा कोमल है, ये जीवाणुवीय अंगमारी के प्रतिरोधक है। मिर्च की किस्म पूसा सदाबहार चिली मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस तथा पर्णकुंचन के प्रतिरोधक है। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों के किस्मों अथवा उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है, लेकिन इनकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध होती है। पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान प्राप्त हो जाती है। वांछनीय लक्षण वाले पादप को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। उत्परिवर्तन सोमाक्लोनल वेरिएंट या आनुवांशिक अभियांत्रिकी में चुनाव की अन्य प्रजनन विधियां हैं जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है। उत्परिवर्तन जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न हो जाती है वही उत्परिवर्तन है। इसी के परिणाम स्वरूप लक्षण अथवा ट्रेट विकसित होते हैं। ये वह जनकों में नहीं पाए जाते। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग अथवा विकिरण द्वारा प्रेरित किया जा सकता है तथा ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। मूंग बीन में जो पित्त मोज़ेक वायरस तथा चूर्णील आसिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, वह उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित थी। पादपों के विभिन्न कृषीय प्रजातियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता होती है। भिंडी एबेलोमोस्कस एस्कुलेंटस में पित्त मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इनकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ए एस्कुलेंटस की एक नई किस्म प्रभानी क्रांति उत्पन्न हुई। उपर्युक्त सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल हैं। यह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधी जंगली प्रजाति से के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। प्रतिरोधक जीन का स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पादप के मध्य लैंगिक संकरण के पश्चात चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन, शस्य पादप तथा शस्य उत्पादों के
बड़े पैमाने पर विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पीड़कों का ग्रसन है। पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता आकारीय, जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती है, जैसे कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान्य पर्ण भंग। गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम सॉफ्लाई उनके पास नहीं आती तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बॉलवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड, लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का को तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कराता है। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों की वही क्रम लागू होती है जो अन्य शस्त्र संबंधों विशेषकों में पाए जाते हैं, जैसे उत्पादन गुणवत्ता आदि, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुख किस्में इस सारणी में प्रदर्शित की गई है। ब्रेसिका, जिसकी किस्म पूसा गौरव है, ये एफिड के प्रतिरोधक है। फ्लैट बीन, पूसा सेम 1, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 जैसिड एफिड तथा फल भेदक के प्रतिरोधक है। ओकरा यानी भिंडी की किस्म पूसा स्वामी और पूसा E4 शूट तथा फल भेदक के प्रतिरोधक है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। विश्व में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोजाना के खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता। इस संख्या से कहीं अधिक लोग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन अपर्याप्तता तथा छुपी भूख के शिकार है, क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली तथा मीट आदि को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक, विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है, उसे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। जैव पुष्टि कारण। विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है। उन्नत पोषण या पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया गया है: प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, तेल अंश तथा गुणवत्ता, विटामिन अंश और सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई है। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह प्रयोग किया गया है। लौह तत्व बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया है। इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी, पालक तथा बथुआ जिनमें आयरन तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, तथा ब्रॉड बीन्स, लवलव, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एकल कोशिका प्रोटीन धान्यों, दलहनों, सब्जियों, फलों आदि में पारंपरिक कृषि उत्पादन से मनुष्य तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, आहार संबंधी उसकी मांग पूरी नहीं हो पाती। अनाज से मांसाहार की ओर झुकने से भी धान्यों की मांग बढ़ गई है, क्योंकि पशुओं की फार्मिंग के दौरान 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए उसे 3 से 10 किलोग्राम धान्यों की आवश्यकता होती है।
25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख तथा कुपोषण का शिकार है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन SCP है। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिससे अब विश्वास सा हो रहा है कि सूक्ष्म जीव भी आहार के रूप में स्वीकार्य की हो जाएंगे। नील हरित शैवाल जैसे स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र, घास फूस, शीरा, पशु खाद और यहाँ तक कि एक वहितमल के पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिजों, वसा, कार्बोहाइड्रेटों तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। संयोग से इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करता है। जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां जैसे मिथिलोफेलस मिथिलोट्रोपस इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकों जब असफल हुई, तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है? 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप कर्तौतकी के पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लिया जाए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया। किसी कोशिका कर्तौतकी से पूर्ण पादप में जनित्र होने की यह क्षमता पूर्ण शक्ता कहलाती है। इस बात पर यहाँ बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रण जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि प्रदान करे। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं जहां से वह पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। इस विधि के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों में स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है, तब भी विभ्योजतक विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभ्योजतक यानी मेरिस्टम को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभ्योजतक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सकता है। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट और आलू का प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इनसे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम परिणाम स्वरूप टोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षण को अभाव था। इस वीडियो में हमने सीखा रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन,
एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन। और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ, चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद।
ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे, क्या कर रही है? खींचो मत। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो BPC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in।
जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।